गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नए टॉपिक का शुरुआत करने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये आपके बोर्ड के रिगार्डिंग देख लो या फिर जेई के रिगार्डिंग देख लो या फिर अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो उसके रिगार्डिंग देख लो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द थ्री पार्ट्स। ये तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। और कहीं पे भी इसकी एक खुद की अपनी एक लॉजिक है, एक कॉन्सेप्ट है। अगर आप उसे अच्छे से समझ लेते हो, पढ़ लेते हो, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये वन ऑफ द बेस्ट स्कोरिंग टॉपिक रिगार्डिंग जेई बोर्ड, वट एवर यू कैन से, यानी बोर्ड का एग्जाम हो या जेई का एग्जाम हो या नीट का एग्जाम हो, ये टॉपिक जो होता है हमारे लिए बहुत स्कोरिंग होता है। लेकिन इस टॉपिक की एक सबसे अच्छी बात भी बताते हैं और एक बुरी बात भी बताते हैं। अच्छी बात ये कि अगर इसे हम कंटिन्यूअस वे में, एक सीरियल वे में पढ़े तो हमें इस टॉपिक बहुत आसान लगेगा, और इस टॉपिक के मिडिल से कुछ उठाकर पढ़े तो इस टॉपिक हमें बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मेरा सजेशन है कि आप जैसे जैसे हम आपको बताते हैं वैसे वैसे आप हर पार्ट बाय पार्ट को कवर करते चले जाओ, तो एट लास्ट आफ्टर 2 to 3 months यू डिडंट हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहला टॉपिक हम आपको बताएंगे आईपेक नेम। उसके बाद हम आपको बताएंगे दूसरा टॉपिक दैट इज आइसोमेरिज्म। जब ये दोनों कंप्लीट होंगे फिर हम डिस्कशन करेंगे जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिस्कशन करेंगे। और जब ये भी खत्म हो जाएगा तो हम बात करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म की। और ये 4 टॉपिक जो है हमारा, ये खुद में बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन बच्चों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिगार्डिंग इन 4 टॉपिक का हर बात अच्छे से समझ में आती है, तो आप बिलीव करो उसके बाद आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो, हाइड्रोकार्बन क्लास 11th का या एल्डिहाइड, कीटोन, हेलो अल्केन्स, हेलो एरिन्स या फिर अल्कोहल, फेनॉल, ईथर, जो भी टॉपिक आप पढ़ते हो, इन 4 टॉपिक का अगर आपको अच्छे से नॉलेज है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जिसके अंदर हम आपको बहुत सारी चीज़ों का डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक अपने आप में एक बड़ा सा टॉपिक है और अच्छा सा टॉपिक है। तो सबसे पहले हम आपको आज की टॉपिक में समझाने जा रहे हैं आईपेक नेम के बारे में। और आईपेक नेम का डिस्कशन करेंगे तो ये कम से कम 7-8 वीडियो में जाएगा, 1 आवर 2 आवर की। तो आप उसे अच्छे से करोगे। और आप अगर आपको कोई भी चीज़ आता हो, जैसे हम डिस्कशन करेंगे, तो हम तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कशन करेंगे कि जो बच्चे बिल्कुल बिगिनर्स हैं, जो शुरू से शुरू कर रहे हैं, उनको भी कोई डाउट नहीं हो। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। हाँ, और अगर आपको बहुत सारी चीज़ें आती है, आप मेरे चैनल पे सिर्फ रिवीजन के पर्पज से आए हो, तो आप स्पीड 1.5x या फिर 1.25x के स्पीड में इसे देख सकते हो, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिल जाए। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो है आईपेक नेम के रिगार्डिंग। आईपेक क्या होता है, यानी इसको हम दूसरे तरीके से कह सकते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। कार्बन के जितने कंपाउंड्स हैं उसकी नेमिंग करेंगे हम आईपेक नेम के रिगार्डिंग। आईपेक नेम का फुल फॉर्म होता है हमारा इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। वैसे इसकी जरूरत नहीं थी, लेकिन आज बिगिनिंग है क्लास की तो इसलिए हमने आपको बता दिया। और अगर आप ये सोचते हो कि आईपेक नेम को स्किप करके आप इस बुक को अच्छे से समझ लोगे, इस टॉपिक को अच्छे से समझ लोगे, तो बिलीव करो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। हमने आपको बताया ना कि जो जो टॉपिक हम आपको सीरियली बताते हैं, स्पेशली ये 4 टॉपिक जहां से भी आपको समझना है, एनसीईआरटी बुक से, यूट्यूब पे बहुत सारे चैनल है, हमसे अच्छे पढ़ाने वाले चैनल है। अब किसी का नाम तो हम लेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हम खुद उस चीज़ को अगर पढ़ा रहे हैं तो किसी और को रिकमेंड तो हम बिल्कुल नहीं कर सकते, ये हमारे खुद के साथ नाइंसाफ़ी होगी, ठीक। तो आईपेक नेम के रिगार्डिंग हम आपको बताएंगे, फिर आइसोमेरिज्म बताएंगे। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वेटेज की बात करते हो, शुरू करने से पहले थोड़ा सा अगर हम वेटेज की डिस्कशन करें, पहली वीडियो है तो थोड़ा सा तो आलतू फालतू बातें होगी ही। वेटेज की बात करते हो आप, तो आईआईटी की एग्ज़ाम अगर आप दे रहे हो, आईआईटी जेई की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, तो ये अप्रॉक्स 20
8% का वेटेज रखता है। अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हो, बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हो, तो ये अप्रॉक्स 25% का वेटेज रखता है। नीट में थोड़ा कम रखता है, लेकिन इतने भी कम नहीं रखता कि आप उसे कंसीडर ना करो कि अरे सर ये तो छोड़ देते हैं, नीट के बच्चे हैं। तो 20%। अब इसमें कभी 2% ऊपर 2% नीचे, ये पॉसिबिलिटीज है। तो आईपैक नेम के रिगार्डिंग तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बात तो आपको समझ में आ गई। आईपैक नेम का हमने फुल फॉर्म बताया। अब हम आपको आईपैक नेम शुरू करने से पहले, बताने से पहले, सबसे पहले हम आपको एक सबसे साधारण और सबसे अच्छी लॉजिक समझाते हैं, और वो ये है, आपने अगर क्लास 10th में भी पढ़ा होगा, अगर अच्छे टीचर से पढ़ा होगा तो उन्होंने समझाया होगा कि अगर आपको जब भी काउंटिंग करनी हो तो काउंटिंग के रिगार्डिंग अगर आप प्रायोरिटी की बात करते हो तो आपको हमेशा प्रायोरिटी देना है। ये सब रूल हर जगह चलेगा, ठीक। जब भी आपको प्रायोरिटी देनी हो तो आप सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे फंक्शनल ग्रुप की, फिर प्रायोरिटी दोगे आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की, फिर प्रायोरिटी दोगे आप सब्स्टिट्यूएंट्स की, और तब जाकर एट लास्ट में आप प्रायोरिटी दोगे कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन की। क्या मतलब इसका सर? इसका मतलब ये कि अगर कोई एक चेन है जिसमें कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स भी है, कुछ डबल बॉन्ड भी है, कुछ फंक्शनल ग्रुप भी है, मान लेते हैं एक हमारे पास चेन है, इसमें हम एक डबल बॉन्ड भी डाल देते हैं, एक सब्स्टिट्यूएंट्स भी डाल देते हैं, और एक फंक्शनल ग्रुप भी डाल देते हैं। बोलोगे सर अभी तक तो आपने टॉपिक शुरू किया, ये कौन सा सब्स्टिट्यूएंट्स है, डबल बॉन्ड क्या है, ये सब चीज़ आपने तो समझाया नहीं। तो जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर आपने क्लास 10th पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि थोड़ी बहुत चीज़ें हम जानते हैं कि ये एल्डिहाइड है, ये ब्रोमो है, ये डबल बॉन्ड अल्कीन है। अगर नहीं भी जानते तो आगे हम डिस्कस करेंगे, पहले इसका मतलब समझाते हैं। तो इसमें हमारे पास फंक्शनल ग्रुप भी है, सब्स्टिट्यूएंट्स भी है, एंड डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो हम देखेंगे कि अगर हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है तो हम ये कोशिश करेंगे कि पहले कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन फाइंड आउट कर ले, ये है हमारे पास। अब नंबरिंग किधर से करें, किसको वैल्यू दे, किसको हम प्रायोरिटी दे। तो अगर हम इधर से काउंटिंग करते हैं तो 1 नंबर पे ब्रोमो, 2 नंबर पे अल्कीन यानी डबल बॉन्ड, 3 और 4th नंबर पे जो भी ये फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है, आगे हम डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। और इधर से काउंट करते हैं तो 1 नंबर पे फंक्शनल ग्रुप, 2 नंबर पे अल्कीन, 3 और 4 नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट्स। तो सर किस प्रायोरिटी को लेके चलना है? तो जब भी अगर फंक्शनल ग्रुप दिख जाए तो हमें देखना ही नहीं है उस स्ट्रक्चर में कि क्या डबल बॉन्ड भी है, क्या सब्स्टिट्यूएंट्स है, क्या है, उसके अलावा हमें देखना ही नहीं है। तो यानी ये वाली काउंटिंग हमारी हो जाती है गलत, और हम काउंटिंग की प्रायोरिटी हमेशा ऐसे करेंगे। अगर इसी स्ट्रक्चर में से हमने अगर डबल बॉन्ड को सब्स्टिट्यूएंट्स को लगाकर और फंक्शनल ग्रुप को हटा दिया होता, तब हमें ये देखना है, मान लेते एक और कार्बन दे देते हैं और इस सब्स्टिट्यूएंट्स को उठाकर कहीं भी डाल देते हैं, यहां डाल देते हैं। अब हमें काउंटिंग करनी है, तो सर कैसे काउंटिंग करेंगे? तो हमें यह देखना है कि क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप है, नहीं है सर, क्योंकि नहीं है, मान लेते हैं अभी नहीं है, नहीं अगर जानते हो तो मान लो इसमें नहीं है, हमने बोल दिया। तो इसमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, हाँ सर डबल बॉन्ड तो है। तो डबल बॉन्ड किधर से नजदीक आता है, बस उसकी ध्यान रखनी है हमें, बाद बाकी हमें फर्क नहीं पड़ता कि उसके अलावा क्या है। यानी हमने देखा कि ये प्रायोरिटी हर जगह एप्लीकेबल है। हाँ, इस हम 11th क्लास में हैं तो ऐसा होगा कि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड दोनों हैं। सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर भी बहुत सारे ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं जिसकी नेमिंग के लिए उसकी अपनी प्रायोरिटी होती है। कैसे प्रायोरिटी लेंगे, अगर एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स है तो क्या करेंगे, लेकिन ओवरऑल काउंटिंग की प्रायोरिटी यही है, ठीक। अंदर में घुस के जितने इतने तक कॉन्सेप्ट होंगे वह सारे कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करते चले जाएंगे और आपको बातें समझ में आ जाएगी। लेकिन ओवरऑल की बात कर रहे हैं, ये कैसा काउंटिंग है, ओवरऑल अगर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसको पहले प्रायोरिटी देनी है, तो फंक्शनल ग्रुप की अगर है तो इस सबको कुछ नहीं देखना। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं है तब आपको ये चेक करना है डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, और ये भी दोनों नहीं है तब आपको सब्स्टिट्यूएंट्स की चेकिंग करनी है, और एट लास्ट कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन को लिखना है। अगर काउंटिंग के अलावा नेमिंग की बात करें, फॉर नेमिंग अगर हम प्रायोरिटी लिखे तो इसमें बिल्कुल नहीं सोचना, ये शुरू से लेकर लास्ट तक इसी लॉजिक को हम पकड़ के चलेंगे और इसी पे हम काम करते चलेंगे। शुरू से लास्ट तक इस लॉजिक को भी पकड़ के चलेंगे, लेकिन इस लॉजिक में भी क्या हो जाता है ना बाद में जाकर कि सब्स्टिट्यूएंट्स भी 2-4 तरह के हैं, ब्रोमो है, नाइट्रो है, एल्कोक्सी है, अल्केन है, नाइट्रोसो है, एजिडो है, बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाते हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट्स का खुद का अपना एक प्रायोरिटी वगैरह होता है, वो हम आपको लॉन्गेस्ट चेन समझाएंगे तो सारी चीज़ें आपको डिस्कशन करेंगे। और नेमिंग के लिए प्रायोरिटी जो है हमारा, वो रूल कहता है कि सबसे पहले आप जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स गिवन हैं, काउंटिंग पहले कर लो,
काउंटिंग कंप्लीट, उसके बाद ध्यान देना है कि जो भी आपके पास सब्स्टिट्यूएंट्स गिवन है पहले उसकी नेमिंग लिखो, फिर जाकर आप जो हमारे पास गिवन साइक्लो, बाईसाइक्लो या एस्पायरो है उसकी नेमिंग लिखो। साइक्लो, बाईसाइक्लो और एस्पायरो है उसकी नेमिंग लिखो। फिर जाकर आप कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन की नेमिंग लिखो और तब जाकर आप डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की नेमिंग लिखो और तब जाकर आप फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग लिखो। तो ये वाली नेमिंग आपको शुरू से लेकर लास्ट तक, आईपैक नेम के शुरुआत करने से लेकर लास्ट तक ये नेमिंग आपकी प्रायोरिटी रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगी। चेंजेस तो इसमें भी नहीं आएगी, लेकिन सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर भी बहुत सारे सब्स्टिट्यूएंट्स है। डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड में कैसे देखना है, फंक्शनल ग्रुप भी बहुत सारे हैं, तो किस फंक्शनल ग्रुप को ध्यान देना है, तो ये सब इंडिविजुअल डिस्कशन होगी, लेकिन ओवरऑल ये बातें सही होगी। जब भी अगर हमें इन सब में से एक को सेलेक्ट करना होगा तो फंक्शनल ग्रुप को करेंगे, अगर ये नहीं है तो इसको सेलेक्ट करेंगे। लेकिन जब भी हमें नेमिंग लिखना होगा तो इसके अंदर भी घुसकर फंक्शनल ग्रुप में भी किसका नाम पहले लिखना है, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो हमारे लिए डायरेक्ट हो जाएगा कि सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम पहले लिखो, साइक्लो बाईसाइक्लो का नाम लिखो, स्पायरो का नाम लिखो, फिर जाकर कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन की नेमिंग करो, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की नेमिंग करो और लास्ट में फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग करो। अब सवाल उठता है कि सर ये साइक्लो बाईसाइक्लो सब्स्टिट्यूएंट्स फंक्शनल ग्रुप कैसा दिखता होगा, कैसे पता चलेगा कि जो लगा हुआ चीज है वो सब्स्टिट्यूएंट्स ही है। ठीक, तो उसको जानने से पहले हम एक चीज बता देते हैं, ये जो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से पहले लगा है उसका नाम होता है प्रीफिक्स, और जो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के बाद लगा है इसका नाम होता है सफिक्स। ठीक, और जो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन है इसका नाम होता है रूट वर्ड। ठीक, और ये जो पहला सब्स्टिट्यूएंट्स है इसको हम बोलते हैं 2 डिग्री का प्रीफिक्स। ये जो हमारा साइक्लो बाईसाइक्लो इसको हम बोलते हैं 1 डिग्री का प्रीफिक्स। ये तो रूट वर्ड हो गया। इसमें अगर हम बात करें तो इसको बोलते हैं 1 डिग्री का सफिक्स, और फंक्शनल ग्रुप को हम बोलते हैं 2 डिग्री का सफिक्स। कौन सफिक्स है कौन प्रीफिक्स है, इसका डिसीजन ये ऐसे होगा कि जो रूट वर्ड है हमारा उससे पहले आ रहा है या उसके बाद आ रहा है। अगर पहले मतलब प्री, बाद मतलब सफिक्स, ये चीज हम जानते हैं। और 2 डिग्री के सब प्रीफिक्स को हम सेकेंडरी प्रीफिक्स भी कहते हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स 1 डिग्री को हम प्राइमरी कहते हैं, तो इसको हम प्राइमरी प्रीफिक्स कह सकते हैं, प्रीफिक्स। और 1 डिग्री को हम प्राइमरी कहते हैं तो प्राइमरी सफिक्स यहां कह सकते हैं, और 2 डिग्री को सेकेंडरी कहते हैं तो यहां पर हम सेकेंडरी सफिक्स कह सकते हैं। बताइए यहां तक आपको कोई दिक्कत है? जैसे जैसे हम आपको बताते हैं लिखते चलो। शुरुआत में जब कोई भी चीज की हम शुरुआत करते हैं तो थोड़ा बहुत लगता है सर यहां पर ये क्या होगा ये क्या होगा, आप देखते चलो, धीरे 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 आपको सारी कॉन्सेप्ट खुलती चली जाएगी और आपको मजा आने लगेगा, हर चीज अच्छे से समझ में आने लगेगी। तो आप देखते चलो। तो यहां तक आप सबसे पहले नोट डाउन करो, फिर हम आपको समझाएंगे कि सब्स्टिट्यूएंट्स अगर होगा तो दिखेगा कैसा, साइक्लो बाईसाइक्लो अगर होगा तो दिखेगा कैसा, कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन होगा तो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन को कैसे कंसीडर करना है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की दिखेगा कैसा उसे तो हम जानते हैं, लेकिन उसके लिए हम कौन सा सफिक्स यूज करेंगे, और फंक्शनल ग्रुप होगा तो कैसा दिखेगा और उसके लिए कौन सी सफिक्स हम यूज करेंगे। इसको इरेज कर दे, ये वाली पार्ट रहने देते हैं, उसके अलावा ये सारे इरेज कर देते हैं। अगर आपने इसे लिख लिया होगा वेरी गुड, नहीं लिखा होगा तो आप इसे लिख लोगे। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो कैसा होगा और कैसा दिखेगा, कैसा होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें का डिस्कशन हम आपके सामने अभी करेंगे, और फिर जाकर हम आपको नेमिंग के रिगार्डिंग सारी बातें समझाएंगे। मेरे पढ़ाने का एक लॉजिक होगा आपके लिए, पहले हम आपको बता देते हैं। अगर आप डायरेक्ट क्वेश्चन करना चाहते हो तो मेरे वीडियो के लास्ट में आ जाओ। पहले हम आपको जो भी वीडियो होगी उसके शुरुआत में उसके अंदर आने वाले जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी नोमेनक्लेचर होंगे, उसके रिगार्डिंग हम सबसे पहले आपको उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को समझाएंगे, उसके नॉलेज को समझाएंगे, उसके डेफिनेशन को समझाएंगे कि कैसे क्या किसको एलिब्रेट करना है, और तब जाकर हम आपको स्ट्रक्चर समझाएंगे और उस पर नाम लिखेंगे। तो अगर आपको डायरेक्ट ये सब चीज़ें आती है, स्ट्रक्चर के बारे में जानना है, डायरेक्ट नेमिंग करनी है, तो वीडियो के लास्ट में आ जाओगे। अब हम अगर सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो हमारा जो सब्स्टिट्यूएंट्स होती है वो 2 तरह की होती है। ठीक, सब्स्टिट्यूएंट्स 2 टाइप्स ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, 2 types of substituents।
पहला सब्स्टिट्यूएंट्स होता है सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स और दूसरा होता है हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स और दूसरा जो हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स है वो है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। तो सबसे पहला आपके मन में सवाल उठता होगा कि सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या है सर? सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब है ब्रांचेज। सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब है ब्रांचेज। अगर कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन अगर हम कोई कंसीडर करते हैं, मान लो हमारे पास कोई एक सब सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं, स्ट्रक्चर गिवन है और यहाँ पर मान लो Cl लगा है, यहाँ पर मान लो CH3 लगा है, ठीक। तो ऐसा कुछ लगा, तो सबसे पहले हम कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन हमने बोला कि ये कार्बन कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, उसको भी फाइंड आउट करने का अलग तरीका है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। अभी मान लेते हैं कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन ये है, तो ये जो बच गया हमारे पास ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट्स है। तो क्या सर आप सवाल पूछोगे कि सर जो भी बच जाता है वो सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं? तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। हो सकता है कि जो बच गया है हमारे पास वो फंक्शनल ग्रुप भी हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग। तो हम देखेंगे कि जब हमारा जो बच जाएगा वो कैसा दिखेगा, क्या होगा, तो हम ये कंसीडर करेंगे कि वो सब्स्टिट्यूएंट्स है। और अगर वो दिख गया, जैसे यहाँ पर ये एक सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड मिथाइल, और ये एक सब्स्टिट्यूएंट्स है, इसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं क्लोरो। तो हम ये देखेंगे आपको सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स और कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स में हम ये बताएंगे आपको कि ये क्या दिख जाएगा नीचे में ब्रांचेज के मेन चेन के अलावा, कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन यानी रूट वर्ड के अलावा हमें ब्रांचेज में क्या दिखेगा, तो उसे हम सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स कहेंगे, और क्या दिख जाएगा तो उसे हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स कहेंगे। ठीक है, ये टॉपिक समझ में आई, ये बात अच्छे से समझ में आई। अगर कोई बात का हम डिस्कशन करते हैं तो कभी कभी क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हम आपको ओरली डिक्टेट भी कर देते हैं, वो पार्ट नोटबुक पे नहीं आ पाती है। तो अगर आपको ऐसा लगे तो थोड़ा स्लो करके दिस इज इक्वल 0.5 में करके ऐसे स्पीड में आ जाएगी और आप उसे नोट डाउन कर लोगे। ठीक है सर। अब सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स में हम अगर डिस्कशन करें तो हमारा कुछ सब्स्टिट्यूएंट्स ऐसा दिख सकता है, यानी कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के नीचे जो लटका हो, जो दैट कुड नॉट कम इनसाइड द कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन, the branches of carbon carbon longest chain, ठीक, are called substituents। ये एक सिंपल डिफिनीशन है। जो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के ब्रांचेज होते हैं उसको हम सब्स्टिट्यूएंट्स कहते हैं। तो वो कौन कौन चीज़ें होगी तो उसको सब्स्टिट्यूएंट्स कहेंगे और उनका नाम क्या देंगे। तो सबसे पहला, अगर हमारे पास कहीं पे ब्रांचेज में कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के अलावा अगर नीचे में जो भी हमने दिखाया वैसा दिख जाए, अगर आर वाले कोई भी टर्म दिख जाए तो उसे हम अल्काइल कहते हैं। आर मतलब क्या होता है, जैसे मान लो मीथेन है हमारे पास, मीथेन की फार्मूला क्या होती है, CH4। इसमें से अगर आप एक हाइड्रोजन को निकाल दोगे तो ये बन जाएगा CH3 और ये मीथेन का ANE हट के मिथाइल लग जाएगा, आयल लग जाएगा। तो ये हमारा हो गया सब्स्टिट्यूएंट्स। यानी इसको अगर डायरेक्ट देखो तो अल्केन में से अगर आप एक हाइड्रोजन को बाहर निकालते हो तो वो अल्काइल बन जाता है। उसी तरह अगर आप अल्केन मतलब क्या होता है, सिंगल बॉन्ड CnH2n+2, अल्केन यही पढ़ा होगा क्लास 10th में। उसी तरह अगर आप अल्कीन में से अगर एक हाइड्रोजन निकाल लोगे तो यहाँ से सिर्फ E हटता है, यहाँ पर ANE तीनों हटता था तो IL लगता था, यहाँ से सिर्फ लास्ट का E हट के और ये बन जाता है अल्केनाइल। और अगर उसी तरह आप अल्काइन ग्रुप में से ALKYNE में से अगर आप हाइड्रोजन को बाहर निकालते हो तो ये लास्ट का E हट के बच जाता है अल्केनाइल, अल्काइन आइल। ठीक, तो ये दोनों का डिस्कशन तो हमें एक इंडिविजुअल वीडियो में भी करेंगे। तो यानी अल्काइल ग्रुप आपको समझ में आ गया कि जब भी कोई अल्केन में से CnH2n+2 में से एक निकल के बच जाता है CnH2n+1 तो वो हो जाता है अल्काइल। अल्कीन का भी हम जानते हैं CnH2n होता है और अल्काइन का भी हम जानते हैं CnH2n-2 होता है। इन दोनों का हम इंडिविजुअल डिस्कशन भी पूरा करेंगे और उसके सब्स्टिट्यूएंट्स के रिगार्डिंग बात भी करेंगे। अभी हम सिंपल अल्केन के रिगार्डिंग बात करने जा रहे हैं। तो अगर किसी में से हट जाए, जैसे कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के अलावा CH3 दिख जाए तो इसका नाम आप बोल दोगे कि सर ये
मिथाइल है। उसी तरह अगर आपके पास C2, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला 2 2 जा 4 + 2 6 होना चाहिए, लेकिन एक हट गया तो 5 आ गया, तो इसका नाम आप दे दोगे इथाइल। उसी तरह अगर आपके पास C3, 3 2 जा 6 + 2 8 होना चाहिए, 7 आ जाए तो इसका नाम दे दोगे आप प्रोपाइल। मतलब कहने का मतलब है अगर ये सारी चीजें ब्रांचेज में आ जाए, ये डैश देने का मतलब हुआ कि ये कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन से नीचे लगा है। अगर ये कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन है हमारे पास तो उसके नीचे C3H7 लगा है। अगर कोई ऊपर में कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन बन जा रहा है तो उसके नीचे लगा हुआ अगर ऐसा सब्स्टिट्यूएंट्स दिख जाए तो उसका नाम हो जाता है प्रोपाइल। उसी तरह अगर हमारे पास कहीं पे NO2 दिख जाए तो इसका नाम हो जाता है नाइट्रो। इसी तरह सब्स्टिट्यूएंट्स में अगर कहीं पे N+O दिख जाए तो इसका नाम हो जाता है नाइट्रोसो। अगर इसी तरह कहीं पर हमारे पास N3 दिख जाए तो इसका नाम हो जाता है एजिडो, और जिसके लिए हम यूज करते हैं एजो एज अ प्रीफिक्स। ठीक, एजिडो या एजो दोनों यूज कर सकते हैं। अगर इसी तरह आपके पास कहीं OR का ग्रुप दिख जाए, यानी अल्काइल ग्रुप ऑक्सीजन के साथ लग जाए, तो इसका नाम हो जाता है एल्कोक्सी। यानी अगर OCH3 दिख जाए एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स, जैसे यहां पर यही कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में यहां O दिख जाता तो ये क्या हो जाता, यहां से देखना L क्या है, प्रोपॉक्सी, तो इसका नाम OCH3 का क्या हो जाएगा, अल का मेथ और ऑक्सी, मेथॉक्सी। उसी तरह अगर OC2H5 लग जाए तो एथ और ऑक्सी, इथॉक्सी। अगर उसी तरह OC3H7 लग जाए तो ये क्या हो जाएगा, तीन कार्बन है तो प्रोप, और O का ऑक्सी तो प्रोपॉक्सी। यानी सब्स्टिट्यूएंट्स कुछ ऐसा हो सकता है। और एक सब्स्टिट्यूएंट्स हो सकता है हमारे पास हाइलोजन ग्रुप वाले, X मतलब हाइलोजन, जैसे फ्लोरीन, जैसे क्लोरीन, जैसे ब्रोमीन एंड जैसे आयोडीन। अगर F दिख जाए कहीं ऐसे सब्स्टिट्यूएंट्स में तो इसका नाम दोगे आप फ्लोरो। अगर Cl दिख जाए तो इसका नाम दोगे क्लोरो। अगर Br दिख जाए तो इसका नाम दोगे ब्रोमो। अगर I दिख जाए तो इसका नाम दोगे आइडो। तो ये बात हो जाती है हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स। और अगर सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करें, ऐसा कुछ दिख रहा हो तो इन सारी चीजों का नाम आ जाता है। और इसके अलावा हमारे पास ज्यादा कोई सब्स्टिट्यूएंट्स होता नहीं है। और एक स्पेशल केस हो जाता है सब्स्टिट्यूएंट्स में कि अगर मान लेते हैं कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के साथ, कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के साथ किसी वजह से, किस वजह से होगा वो वजह हम समझाएंगे, व्हाई इट हैपेंस हो। लेकिन अगर किसी भी तरीके से बेंजीन रिंग, किसी भी तरीके से अगर हमारी बेंजीन रिंग जो है वो एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स वर्क करने लगे, एज अ सब्स्टिट्यूएंट्स वर्क करने लगे, बेंजीन रिंग अगर एज ए सब्स्टिट्यूएंट्स वर्क करने लगे, इसका मतलब क्या हुआ कि आपने बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को निकाला होगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट्स में जो एक बॉन्डिंग बन रही है हाइड्रोजन की वो कार्बन के साथ बन जा रही है, हाइड्रोजन हट जा रही है। यानी C6H6 में से एक हाइड्रोजन निकाला तो ये बन गया C6H5। अल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाला तो अल्काइल बोल दिया। तो क्या सर बेंजीन में से एक हाइड्रोजन निकालेंगे और C6H5 बनेगा तो इसको हम बेंजाइल बोलेंगे? बिल्कुल नहीं, इसका नाम हम देंगे फेनाइल। यानी ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स बनेगा ये फेनाइल बन जाएगा। अगर इसी तरह यहां पर हम OC6H5 दिख जाए तो सबसे पहले तो आप फेन डालोगे, PHEN, और उसके बाद ऑक्सी डाल दोगे तो ये हो जाएगा फेनॉक्सी। और उसी तरह अगर आपके पास यहां पर डायरेक्ट दिख जाए C6H5 डायरेक्ट लग जाए एज ए, यहां पर अगर डायरेक्ट लग जाए C6H5 और किसी वजह से ये यहां डबल बॉन्ड OH डाल लो, वो क्यों बनेगा, कब बनेगा, वो बाद में बात करेंगे। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाए तो इसका नाम आप दे दोगे फेनाइल, और अगर ऑक्सीजन के साथ लग जाए तो इसका नाम दे दोगे फेनॉक्सी। तो ये सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स के रिगार्डिंग सारी बातें हो गई। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, बाईसाइक्लो एस्पायरो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन। इसको आप नोट डाउन करो और अच्छे से लिखो, फिर हम आपको आगे बताते हैं। यहां तक लिख लिया होगा आपने। अब हम बात करने जा रहे हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की। बोरिंग तो नहीं हो रहा आपके लिए ना, क्योंकि ये वाली पार्ट सब अच्छे से दिख रही होगी। ये अगर देखना नहीं दिख रहा होगा तो ये वाली पार्ट सब्स्टिट्यूएंट्स में आ जाएगी। देखने में प्रॉब्लम तो नहीं हो रही होगी कि पार्ट बाय पार्ट बताते जा रहे हैं और हम एक साथ इसलिए बता रहे हैं ये सारे सब्स्टिट्यूएंट्स हो गए।
इधर वाले जितने हैं सब सब्स्टिट्यूएंट्स है, इधर समझाया हमने, ये नेमिंग का है। ये अल्कीन अल्काइन को अभी आप भूल ही के चलो, अभी हम इसको एक बार पूरा डिस्कशन भी करेंगे, ये एक अच्छा टॉपिक है तो इसको अलग से डिस्कशन करेंगे, अभी अल्केन में से हटाया हमने। तो अब हम बात करते हैं सर कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स कैसा दिखता होगा। इरेज करें इसको, ब्रांचेज, ठीक। अब हम पूरा इरेज कर दें, अब हम कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स की बात करने जा रहे हैं। पहले हम आपको सब चीज समझाएंगे, सब्स्टिट्यूएंट्स के रिगार्डिंग समझा दी हमने, इसको रहने दे या हटा दे, समझ गए होगा। उसके बाद बाई साइक्लो साइक्लो समझाएंगे, फिर कार्बन कार्बन लॉन्ग चेन, और फिर जाकर नेमिंग करेंगे हम, ठीक। यानी स्ट्रेट चेन के रिगार्डिंग जितनी भी कॉन्सेप्ट है उसको हम आपको समझाएंगे और तब जाके आपकी हम नेमिंग को बताएंगे। ऐसा नहीं कि कुछ कॉन्सेप्ट बताया फिर नेमिंग बताई, उससे क्या हो जाता है कि आपको एग्जैक्टली ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि हम आगे आते हैं तो फिर एक नया कॉन्सेप्ट दिख जाता है, पीछे जाते हैं फिर एक पुराना कॉन्सेप्ट दिख जाता है और सबको को रिलेट हम नहीं कर पाते हैं। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब है, समझ लेना आप, इसको हम एकदम बच्चों वाली भाषा में समझा देते हैं कि इफ देयर इज अ ब्रांचेज ऑफ द ब्रांचेज, यानी अगर मान लेते हैं, क्या लिख दिया सर इंग्लिश आपने, इंग्लिश हमारी बहुत तेज है, ठीक। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब अगर मान लेते हैं हमारे पास कोई कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन बन जाता है, ठीक है सर। अगर इसके अंदर हमने कोई सब्स्टिट्यूएंट्स बनाया, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट्स है तो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 मान लो ये कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन बन रहा होगा। अभी कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन पे आए नहीं, अभी हम सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट्स की बात कर रहे हैं। तो कैसे कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है वो भी एक रूल है, वो बाद में, पहले यहाँ समझते हैं। सपोज ये सब्स्टिट्यूएंट्स बन रहा होगा तो ये क्या है, सीधा एक सब्स्टिट्यूएंट्स है। अगर इसी तरह एक सब्स्टिट्यूएंट्स और बन जाए, समझना मेरी बातों को, अगर ऐसा सब्स्टिट्यूएंट्स बन जाए तो यहाँ क्या है कि एक सब्स्टिट्यूएंट्स ये है और इस सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर भी ब्रांचेज है। तो इफ देयर इज अ ब्रांचेज इन दिस सब्स्टिट्यूएंट्स, इफ there is a branches inside the substituents called complex substituents। अगर सब्स्टिट्यूएंट्स के अंदर भी एक ब्रांचेस दिख जाए तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। यानी ब्रांचेज के अंदर, सब्स्टिट्यूएंट्स भी एक ब्रांचेज है, उसके अंदर भी ब्रांचेस दिख जाए तो उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। आ रही है बात समझ में, इसको समझ लिया आपने। अब हम आपको समझाते हैं साइक्लो बाईसाइक्लो स्पायरो कैसा दिखेगा। अगर एक दो एग्जांपल और आप देखना चाहते हो तो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स के रिगार्डिंग हमने बताया क्या, ब्रांचेज के भी ब्रांचेज, अगर ऐसा कुछ बन जाए, ये सब्स्टिट्यूएंट्स है और ये मेन चेन है, हमारा मेन रूट वर्ड ये है हमारे पास। अगर हमने बोला कि ये रूट वर्ड है और ये सब्स्टिट्यूएंट्स है तो ये कैसा सब्स्टिट्यूएंट्स है, कॉम्प्लेक्स है। क्यों, क्योंकि सर ब्रांचेज का भी ब्रांचेज, अगर सब्स्टिट्यूएंट्स में ब्रांचेज का भी ब्रांचेज आ जाए तो। बाद बाकी इसके जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि जो साइक्लो बाईसाइक्लो ये सारी चीज़ें क्या होती है, ठीक। और जब ये सारी चीज़ों को समझा लेंगे फिर स्ट्रेट चेन के रिगार्डिंग नेमिंग बताएंगे, फिर साइक्लो के रिगार्डिंग नेमिंग बताएंगे, अल्केन अल्कीन के रिगार्डिंग नेमिंग बताएंगे, फंक्शनल ग्रुप के रिगार्डिंग नेमिंग बताएंगे, पॉलीफंक्शनल ग्रुप के रिगार्डिंग नेमिंग बताएंगे, एंड स्पायरो साइक्लो बाईसाइक्लो के रिगार्डिंग नेमिंग बताएंगे। और ये सारी नेमिंग करने के बाद हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगी। अब उठता है बात कि सर साइक्लो कैसा होगा, बाईसाइक्लो कैसा दिखेगा, एंड स्पायरो कैसा दिखेगा। तो सीधा साइक्लो का मतलब कोई साइकिल में हो, यानी रिंग हो, यानी इसका नाम हो गया साइक्लो, ठीक। अगर मान लो ये वाली रिंग है, 4 कार्बन वाली है, ये भी एक साइक्लो कंपाउंड है। 4 को ब्यूट बोलते हैं तो इसको ब्यूटेन बोल दोगे, वो सब चीजें ठीक है। लेकिन साइकिल, ये 3 को प्रोप बोलते हैं तो इसको प्रोपेन बोल दोगे, ये ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साइक्लो दिखेगा कैसा, ऐसा बात समझ लो आप मेरे। 5 हो सकता है साइक्लोपेंटेन, ठीक, या फिर 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 8 हो सकता है, यानी साइकिल के रूप में हो जाए उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं साइक्लो,
ठीक, तो साइक्लो का मतलब समझ में आया। जब इसकी इंडिविजुअल हम नेमिंग करेंगे, सारी चीज़ें बताएंगे, तो आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर होने ही होने हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होने में कोई डाउट नहीं होगा। लेकिन अगर जब हम पहले आपको आज के क्लास में जो बेसिक बताने जा रहे हैं, उस बेसिक से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। अगर हम अब बाईसाइक्लो की बात करें तो बाईसाइक्लो कहता है कि कम से कम 2 रिंग से, 2 रिंग से एक, 2 कार्बन से 2 रिंग अटैच्ड हो। मतलब समझना बारी बात को, 2 कार्बन, मान लो ये हमारी एक रिंग है, ऐसा रिंग बना लिया कुछ, और यहां से अटैच करा दिया एक और रिंग को, तो कितने रिंग है इसमें? 2 रिंग। कोई दिक्कत? एक रिंग ये है, एक रिंग ये है, और ये दोनों रिंग कितने कार्बन से आपस में अटैच है? 2 रिंग अटैच्ड टुगेदर विद 2 कार्बन। 2 रिंग आपस में 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो इसको बोलोगे, इसके लिए जो आप सफिक्स प्रीफिक्स यूज करोगे वो यूज करोगे बाईसाइक्लो। नेमिंग कैसे लिखेंगे वो सब बाद में, अभी पहले समझ लेते हैं। ऐसा भी हो सकता है, किसी भी तरीके से 2 रिंग कैसा भी हो, छोटा बड़ा कुछ भी चलेगा, लेकिन अगर वो 2 कार्बन से अटैच्ड है, 2 रिंग अगर आपस में 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो वो वाली चीज हो जाएगी बाईसाइक्लो। कैसा भी हो सकता है, यानी 2 रिंग 2 कार्बन से अटैच्ड है, बाईसाइक्लो। और स्पायरो की बात करें तो 2 रिंग, जब 2 रिंग एक कार्बन से अटैच्ड हो, यानी 2 रिंग अटैच्ड टुगेदर विद 1 कार्बन। एक कार्बन से अगर 2 रिंग अटैच्ड हो, एक कार्बन से 2 रिंग अटैच्ड हो, तो उसको हम बोलते हैं स्पायरो। बोलो, ये सारी बातें आपको समझ में आई? किसी भी तरीके से हो सकता है, किसी भी तरीके से आप इसकी स्ट्रक्चर की नेमिंग कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि 2 रिंग कैसा होगा नहीं होगा, इस पे डिस्कशन करना है हमें। सिर्फ हमें इस बात का ध्यान रखना है कि 2 रिंग सिर्फ एक कार्बन से अटैच्ड हो, तो उसको बोल दोगे स्पायरो। यानी आपको सब्स्टिट्यूएंट्स हमने बताया कि सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स कैसा दिख सकता है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स कैसा दिख सकता है, साइक्लो बाईसाइक्लो कैसा दिख सकता है, स्पायरो कैसा दिख सकता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि हमारा कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन कैसे सेलेक्ट करना है, कौन कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन होगा। इस पार्ट को लिख लिया होगा आपने, इसको इरेज करें। यानी साइकिल में होगा उसको साइक्लो, 2 साइकिल अगर रिंग से अटैच्ड होगा, 2 कार्बन से अटैच्ड होगा, 2 रिंग 2 साइकिल आपस में अटैच्ड होंगे 2 कार्बन से, तो बाई, और साइक्लो तो लगा ही लगा है। और स्पाइरल के लिए एक कार्बन से 2 रिंग अटैच्ड हो, उसको बोलते हैं हम स्पायरो। अब हम कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन की बात करते हैं, तो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में कहा जाता है कि इट इज नॉट कंपल्सरी दैट the carbon carbon longest chain should be a straight chain and all the carbon that is given in the structure should be counted as a carbon carbon longest chain। हाँ, क्या बोला सर आपने? देखो, हम देखिए क्या बोला हमने, उसको समझने की कोशिश करते हैं। हमने बोला हाउ टू सेलेक्ट कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन। एक कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन को कैसे सेलेक्ट करेंगे, जो हमने डिक्टेट किया उसके बारे में बताते हैं। तो पहला पॉइंट कहता है कि नीड नॉट टू बी स्ट्रेट चेन। जरूरी नहीं है कि कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन हमेशा हमारा स्ट्रेट चेन होगा। दूसरा पॉइंट कहता है नीड नॉट टू बी ऑल the carbon given in a structure included inside कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन। क्या मतलब? पहला पॉइंट हमने बोला कि कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करने के लिए ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो एक स्ट्रेट चेन होगा। ये भी बिल्कुल जरूरी नहीं है कि अगर कोई भी, नॉट टू बी ऑल द कार्बन, किसी भी स्ट्रक्चर में, जैसे सपोज इसको एग्जांपल देकर समझाते हैं। मान लो ये स्ट्रक्चर हमने दे दिया 1 2 3 4 5 6,
मान लो यहाँ से 3 4 5 6, यहाँ से 4 5 6, ये स्ट्रक्चर बना दी। अब कहता है कि ये कार्बन कितने हैं इसमें टोटल गिवन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो क्या सारे के सारे कार्बन इंक्लूड होंगे कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में? तो पहले हमने बोला नीड नॉट टू बी अ स्ट्रेट चेन एंड नीड नॉट टू बी ऑल द कार्बन गिवन इन अ स्ट्रक्चर इंक्लूडेड इनसाइड अ कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन। अब सबसे पहले कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करने का तरीका है मोर नंबर ऑफ कार्बन, जहां पर ज्यादा कार्बन हमें मिलता हो। तो देखते हैं, यहां से चलते हैं तो 1 2 3 4 5 6, इधर चलते हैं 1 2 3 4 5 6, इधर चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इधर चलते हैं 1 2 3 4 5 6। देखो ना, अगर एक ऐसा चल सकते हैं 1 2 3 4 5 6, अगर ये लेते हैं तो इसमें 6 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 कार्बन। इधर लेते हैं 1 2 3 4 5 6, इन सब में 6 कार्बन है। क्या इससे ज्यादा कार्बन वाला कोई कंपाउंड बन रहा है लॉन्गेस्ट चेन बनाने के लिए? कोई और स्ट्रक्चर को हम ले सकते हैं जिसमें 6 से ज्यादा कार्बन हो? हाँ सर, ले सकते हैं। कैसे? तो देखिए, इस स्ट्रक्चर को समझाते हैं। अगर हमने ऐसे इंक्लूड किया 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारा कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन क्या बन रहा है? ये वाली स्ट्रक्चर। यही कहने की कोशिश हम कर रहे थे कि बिल्कुल जरूरी नहीं है कि एक स्ट्रक्चर के अंदर गिवन सारा कार्बन कितने गिवन है? बहुत सारे कार्बन गिवन है, लेकिन हमारा कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन क्या हो गया? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, जहां पर मोर नंबर ऑफ कार्बन है। दूसरा, जरूरी नहीं कि स्ट्रेट चेन हो, बिल्कुल स्ट्रेट चेन नहीं। एक और एग्जांपल समझाओ सर। मान लो ये दे दिया हमने और यहां पर ऐसे दे दिया, तो स्ट्रक्चर हमारा ऐसे चलते सीधा, तो 1 2 3 4 5, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हमारा स्ट्रेट चेन क्या बन जाएगा? ये वाली। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन होता है वो बिल्कुल जरूरी नहीं कि स्ट्रेट चेन होगा। दूसरा पॉइंट कहता है जरूरी बिल्कुल नहीं है कि जितने कार्बन गिवन है स्ट्रक्चर में, इस स्ट्रक्चर में देखो ना जितने कार्बन गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन गिवन है, लेकिन सिर्फ 8 कार्बन इंक्लूडेड है कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में। इसमें कितने गिवन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 कार्बन गिवन है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन ही इंक्लूडेड है कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में। यानी स्ट्रक्चर के अंदर गिवन जितने भी कार्बन है जरूरी नहीं कि सारे के सारे इंक्लूड हो जाए, और दूसरा जरूरी नहीं कि वो स्ट्रेट चेन ही बने। हाँ, स्ट्रेट भी बन सकता है, स्ट्रेट भी बन सकता है। अगर मान लो ऐसा रहा होता तो क्या होता? 1 2 3 4 1 2 3 4 5, तो ये हो जाता। तो स्ट्रेट भी बन सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट ही बने, और सारे कार्बन भी इंक्लूड हो सकते हैं। मान लेते हैं ऐसा ही स्ट्रक्चर होता और ये ऐसा होता और ये ऐसा होता, तो ये पूरा का पूरा कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में इंक्लूड हो जाता। तो यानी ये दोनों पॉइंट जो है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, और उसकी कंडीशन हमने आपको समझा दी और आपको अच्छे से समझ में भी आई होगी कि जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट चेन ही बने, लेकिन बन भी सकता है। जरूरी नहीं है कि जो स्ट्रक्चर में गिवन है वो सारे कार्बन इंक्लूड हो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में, लेकिन हो भी सकता है। वो गिवन कंडीशन पे होगा, जिसके रिगार्डिंग हमने आपको थोड़ी सी बातें बता दी। और तीसरा है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ, इसके रिगार्डिंग अगर कोई कंफ्यूजन रह जाएगा तो जब हम नेक्स्ट वीडियो में स्ट्रक्चर दे देकर नाम बताएंगे तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी, इसलिए नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। यहां तक समझ में आई अच्छे से आपको? अब हम आते हैं इसके थर्ड पॉइंट पे। इसका थर्ड पॉइंट कहता है, ये दोनों पॉइंट नोट डाउन कर लिया होगा आपने। देखो, ये पहली वीडियो एकदम बेसिक है। जो बच्चे नोमेनक्लेचर का एन भी नहीं जानते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद आपको वो सारी चीजें तो एटलीस्ट आ जाएगी। नोमेनक्लेचर का मतलब समझ जाओगे। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपके इसके नोमेनक्लेचर कुछ स्ट्रक्चर देकर नाम लिखेंगे तो और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब देखो, तीसरा पॉइंट कहता है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इफ देयर इज मोर देन वन कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन, अगर मान लेते हैं एक से ज्यादा कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन हो, देन कंसीडर्ड दैट कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन which has more number of substituents। इस पॉइंट का क्या मतलब है?
2 पॉइंट तो आपने पहले बताया था सेलेक्ट करने का तरीका, वो तो हमें समझ में आ गया कि जरूरी नहीं है कि सारे कार्बन इंक्लूड हो भी सकता है, फिर जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट चेन हो और हो भी सकता है। इसका मतलब क्या है कि अगर एक से ज़्यादा कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन हो, मान लो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आ गया जहाँ पे हमें 2-3 कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन दिख जाए, अभी तक जो भी स्ट्रक्चर बना रहे थे उसमें एग्जैक्टली एक कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन दिख रहा था, अगर मान लेते हैं कुछ ऐसा हो जाता 1 2 3 4 5 6 और यहाँ दे देते हैं हम 3 1 2 3 4 मान लो 5 तक रखते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जिससे एक से ज़्यादा कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन हो जाए 1 2 3 4 5 और यहाँ पर 1 2 3 4 5। अब देखो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 ये एक ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 ये एक ऑप्शन है, 1 2 3 4 5 ये एक ऑप्शन है और 1 2 3 4 5 ये एक ऑप्शन है। तो इसमें किसको सेलेक्ट करें, तो चलो हम केस पहला ले लेते हैं, 4 केस लेकर चलते हैं। केस फर्स्ट में मान लेते हैं प्रभात है यानी हम है, ठीक। केस सेकेंड ले लेते हैं जिसमें मान लेते हैं हम विवेक है। केस थर्ड, पहले केस फर्स्ट को बना लेते हैं। केस फर्स्ट में हमने ये वाली कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन ले ली 1 2 3 4 5 1 2 1, हमने बोला कि हम इसे कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन लेंगे। देखो 5 से ज़्यादा बनने वाली तो नहीं है, ऐसा ना हो कि ज़बरदस्ती में हम 5 ले ले, 5 से बड़ा हुआ तो 5 से बड़ा वाला स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा। यहाँ पर मैक्सिमम 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 यानी 5 ही मैक्सिमम बन रहा है तो 5 वाले लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक। अब प्रभात ने कल सिलेक्शन किया कि ये 1 2 3 4 5 इसको कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन लेंगे, तो इसके अकॉर्डिंग कितने नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट्स है, एक सब्स्टिट्यूएंट्स है 3 नंबर पे और इस सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम क्या है, 2 कार्बन है, तो हमने ऑलरेडी बता दिया है कि सब्स्टिट्यूएंट्स 2 कार्बन में क्या हो जाएगा, इथाइल है। नेमिंग अभी नहीं बता रहे हैं, हम सिर्फ समझा रहे हैं कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कैसे करता है। एक सब्स्टिट्यूएंट्स है हमारे पास 4th नंबर पे और 4th नंबर का जो सब्स्टिट्यूएंट्स है वो क्या है हमारे पास, मिथाइल है, ठीक है सर। अब मान लो केस 2 में विवेक आता है और वो कहता नहीं हम ये कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन नहीं लेना चाहते, 1 2 3 4 5 3 4 5 एंड 4 5। विवेक कहता है कि हम 1 2 3 4 5 ये वाली कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। फिर केस 4 यहां पर सब्स्टिट्यूएंट्स कितने नंबर पे, 3 नंबर पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये एक ही सब्स्टिट्यूएंट्स है, ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स है। हमने बता दिया है कॉम्प्लेक्स कैसा दिखता है, उसकी नेमिंग कैसे लिखेंगे दैट इज डिफरेंट थिंग दैट आई विल डिक्टेट इन द नेक्स्ट वीडियो, लेकिन अभी सिर्फ बात समझते हैं कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के रिगार्डिंग। मान लो केस 3 में तीसरा बंदा आता है भास्कर, ठीक। अब वो कहता है नहीं 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 ये कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें बहुत सारा दिख रहा है। अब स्ट्राइक किसी के दिमाग में कुछ भी कर सकता है एट ए टाइम, उसे तो पता बिल्कुल नहीं है ना कि कौन लेना है कौन नहीं लेना जब तक वो रूल को नहीं जानता। उन्होंने बोला कि 1 2 3 4 5 ये वाली कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन हम ले लेते हैं सर, ये भी अपनी जगह सही है। इस केस में भी कितने नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट्स आ रहे हैं, एक 3 नंबर पे आ रहे हैं और एक 4 नंबर पे आ रहे हैं, ये वाली एक सब्स्टिट्यूएंट्स 4th नंबर पे आ रही है और ये वाली एक सब्स्टिट्यूएंट्स 4th नंबर पे आ रही है। केस 4 में आता है एक और नया बंदा, मान लो यहां लिख देते हैं केस 4 में, और एक और नया बंदा आ जाता है सुशांत और वो कहता है कि नहीं नहीं हम ये कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन क्यों ले, हमारे पास एक और ऑप्शन है 1 2 3 4 5 5 4 5। वो कहता नहीं नहीं हम ये 1 2 3 4 5 ये ले लेते हैं, इसमें भी तो 5 कार्बन है, इसमें हमें प्रॉब्लम क्या है, ये वाली कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन ले लेते हैं। ये वाली पार्ट दिख रही है आपको अच्छे से, हाँ दिख रही है। अब सुशांत ने बोला कि ये वाली ले लेते हैं। अब उसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो हम देखेंगे 1 2 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट्स है एंड 1 2 3 नंबर पे एक सब्स्टिट्यूएंट्स है। अब सर बात उठता है कि कौन सा कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन लिया जाए और कैसे सेलेक्ट किया जाए कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन। तो हमने क्या बोला, इफ देयर इज मोर देन 1 कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन, कितने कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन है 1 2 3 4, तो देन कंसीडर दैट कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन विच हैज मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स, जिसके पास एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हो, जिसके पास सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स हो, इनडायरेक्टली ऐसे कह सकते हैं। तो इसके पास कितने सब्स्टिट्यूएंट्स है, एक तीसरे नंबर पे एक चौथे नंबर पे। इसके पास कितने सब्स्टिट्यूएंट्स है, एक तीसरे नंबर पे एक चौथे नंबर पे। इसके पास कितने हैं, सिर्फ 1 सब्स्टिट्यूएंट्स है। इसके पास कितने सब्स्टिट्यूएंट्स है 1 2
3। अब मान लो काउंटिंग इसको इधर से कर देते हैं, क्यों? अब अभी आप बोलोगे सर इधर से काउंटिंग क्यों कर रहे हैं? ताकि सबका सेम चीज दिख जाए, आपको कंफ्यूजन ना होना। तो बोलोगे सर इसमें तो नाम ही बदल जाएगा, 3 4 5, ठीक, काउंटिंग ऊपर से कर दिया। तो एक कितने नंबर पे है? 3 नंबर पे, एक 4 नंबर पे। अब काउंटिंग कैसे करेंगे वो भी बताएंगे, नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट। तीनों को मैच करने के लिए, क्योंकि एक ही स्ट्रक्चर में दो अलग अलग नाम नहीं आ सकते थे, क्योंकि आपका सवाल हो जाता और आपको कंफ्यूजन हो जाता। तो एक सब्स्टिट्यूएंट्स है तीसरे नंबर पे ये वाली, और एक सब्स्टिट्यूएंट्स है चौथे नंबर पे ये वाली। देखो ना ये चौथे कार्बन से है, ठीक। ये वाला पार्ट आपको अच्छे से दिख रहा है ना, ऐसा है 1 2 3 4 5, और ये ऐसा है, और ये यहां पर ऐसा है 4 5, और ये यहां पर ऐसा है, और इन्होंने सेलेक्ट किया ऐसे 1 2 3 4 5, यानी ये कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन है। और इसमें इन्होंने बोला है कि 1 2 3 4 5 में एक तीसरे नंबर पे सब्स्टिट्यूएंट्स है, एक चौथे नंबर पे इस स्ट्रक्चर में। तो हमने क्या बोला कि इफ देयर इज मोर देन 1 कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन, एक से ज्यादा कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन है, तो इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, सिर्फ इसमें क्या है? एक है। यानी जो विवेक ने सेलेक्ट किया है वो कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन क्या हो गया? गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स लेने चाहिए, और इसमें सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स इंक्लूड हो रहे हैं 2 सब्स्टिट्यूएंट्स, और जो प्रभात ने, भास्कर ने और सुशांत ने सेलेक्ट किया है। यहां तक समझ में आया? अगर इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी कंफ्यूजन रह जाएगा तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर में जब हम स्ट्रक्चर बनाकर आपको उसके रिगार्डिंग नेमिंग समझा रहे होंगे तो और सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। बात समझ में, आप अपने सर नंबरिंग इधर से क्यों नहीं किया, उधर से क्यों किया, ये सब चीज़ें बताएंगे। इसलिए किया ताकि 3 4 3 4 और यहाँ भी 3 4 जैसा सब्स्टिट्यूएंट्स दिख जाए, ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं हो। बाकी नंबरिंग कैसे करेंगे, दैट इज नॉट द मेन पॉइंट रिगार्डिंग दिस टॉपिक। हम कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन कौन सा सेलेक्ट करेंगे जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स हो, तो ये तीनों को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ ये वाली कंडीशन नहीं सेलेक्ट कर सकते। यहां तक नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट बताते हैं हम आपको। लिख लिया होगा आपने, इरेज कर दें। अब नेक्स्ट कहता है कि सर मान लेते हैं हमारे पास एक कार्बन है तो क्या बोलेंगे, 2 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, नाम उसकी क्या होगी, 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे, 4 कार्बन है तो क्या बोलेंगे। इस तरह से कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में जितने भी कार्बन हैं, 10 है तो क्या नाम दिया जाएगा, 20 है तो क्या नाम दिया जाएगा, 30 है तो क्या नाम दिया जाएगा। तो उसके रिगार्डिंग हम बताते हैं। अगर मान लेते हैं आपके पास 1 कार्बन हो, 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, 8 कार्बन, 9 कार्बन, 10 कार्बन, 11 कार्बन, 12 कार्बन, 13 कार्बन, 14 कार्बन, 15 कार्बन, 16 कार्बन, 17 कार्बन, 18 कार्बन, 19 कार्बन, 20 कार्बन, 21 कार्बन, 22 कार्बन, 23, 24, 25, 40 तक बता देते हैं। उसके रिगार्डिंग 49 तक उतना आएगा नहीं, लेकिन फिर भी हम आपको थोड़ा सा एक अच्छे से समझाने के लिए सिर्फ बता दे रहे हैं, ताकि मैक्स टू मैक्स कवर अप हो जाए आपके पास। क्योंकि जब बेसिक ही है तो बेसिक लेके चलते हैं। 38 कार्बन, 31 कार्बन, 32 कार्बन, 33 कार्बन, 34 कार्बन, डैश 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 डैश, 40th कार्बन, 41 कार्बन, डैश 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 डैश, 49 कार्बन। देखिए 1 कार्बन हुआ तो इसका नाम दोगे मेथ, 2 कार्बन, एथ 3 कार्बन, प्रॉप 4 कार्बन, ब्यूट 5 कार्बन, पेंट 6 कार्बन, हेक्स 7 कार्बन, हेप्ट 8 कार्बन, ऑक्ट 9 कार्बन, नॉन 10 कार्बन, डेक 11 कार्बन, अनडेक 12 कार्बन, डोडेक 13 कार्बन, ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक, हेक्साडेक, हेप्टाडेक, ऑक्टाडेक, नोनाडेक, आइकोसेन। 28th कार्बन को आइकोसेन बोलते हैं, 21st कार्बन को हेनिकोसेन, उसी तरह 22nd कार्बन को डोकोसेन, फिर 23rd कार्बन को ट्राइकोसेन, टेट्राकोसेन, टेट्राकोसेन, 25th कार्बन को पेंटाकोसेन, हेक्साकोसेन। यानी आपने एक बात का ध्यान दिया
कि अगर हमें 20th का क्वेश्चन पता है तो आई हेनी डो ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा हेप्टा ऑक्टा नौना, और क्वेश्चन लगाते चले जाएंगे। इसलिए हमने यहाँ पर इस बीच वाले बात को छोड़ दिया है ताकि आप ऑलरेडी इसको जब हम बता रहे होंगे तो समझ जाओगे। उसी तरह इसका नाम लिखना होता है हमारे पास 30th कार्बन को, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइकॉन्टेने। क्या बोलते हैं? ट्राइकॉन्टेने। तो 31 कार्बन को ट्राइकॉन्टेने, उसी तरह इसका 31st कार्बन को हेंट्राइकॉन्टेने। उसी तरह 32 को बोल दोगे आप डो ट्राइकॉन्टेने, 33 को ट्राइकॉन्टेने। उसी तरह 40th कार्बन को बोलते हैं टेट्राकॉन्टेने। और इसके अलावा 41 कार्बन को टेट्राकॉन्टेने, डो टेट्राकॉन्टेने। 49th कार्बन को नॉन टेट्राकॉन्टेने और इसका ट्राइकॉन्टेने। यहां तक आपको बात समझ में आई? तो ये हो गया कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन के रिगार्डिंग नेमिंग। इसको आप जब चाहो वैसे आपको मैक्स टू मैक्स काम आएगा, बहुत ज़्यादा तो 19th कार्बन पर, इससे ज़्यादा नहीं आता। इसको नोट डाउन करो आप, ये समझ जाओगे ना। डो ट्राइकॉन्टेने, ट्राइकॉन्टेने, टेट्रा ट्राइकॉन्टेने। उसके बाद 5 होगा तो पेंटा ट्राइकॉन्टेने। उसी तरह 41 होगा तो हेन ट्राइकॉन्टेने, 42 होगा तो डो ट्राइकॉन्टेने। लॉजिक पकड़ लिया आपने कैसे लिखना है? सिर्फ हमें 30th पता चल जाए, 40th पता चल जाए तो उसके आगे वाला लिख लेंगे। ये इरेज कर दे, लिख लिया होगा आपने, जल्दी से लिख लो फटाफट। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, यहां तक आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखिए कहता है, हमने आपको सबसे पहले जो नेमिंग के रिगार्डिंग बातें बताई थी उसमें हमने आपको बता दी कि सब्स्टिट्यूएंट्स कैसा कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स कैसा दिखेगा नहीं दिखेगा। फिर हमने आपको ये भी बात समझा दी कि सब्स्टिट्यूएंट्स के बाद हमारा बाईसाइक्लो साइक्लो स्पायरो कैसा दिखेगा। फिर कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन हमने आपको समझा दी। फिर हमने आपको, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि अल्केन अल्कीन क्या क्या था हमारे पास। देखो ना, सब्स्टिट्यूएंट्स था वो, उसकी सारी डिस्कशन कर दी। फिर साइक्लो बाईसाइक्लो था, उसकी सारी डिस्कशन कर दी। फिर कार्बन कार्बन लॉन्गेस्ट चेन था, उसकी डिस्कशन कर दी। अब है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और तब है फंक्शनल ग्रुप। ठीक, तो फंक्शनल ग्रुप का तो एक इंडिविजुअल वीडियो बनाएंगे जिसमें उसका एक इंट्रोडक्शन रखेंगे, फिर उसकी समझाएंगे। यहाँ तक हम आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का ही इंट्रोडक्शन देंगे, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बिल्कुल नहीं बताएंगे। उसकी एक अलग से इंट्रोडक्टरी वीडियो बनेगी, उसके बाद उसकी नेमिंग होगी, सब चीज़ फंक्शनल ग्रुप के रिगार्डिंग सब बातें अलग से होगी। पहले हम आपको डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तक और उसकी स्ट्रक्चर और नेमिंग समझा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो 2-3 वीडियो लेकर बहुत सारा स्ट्रक्चर, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन, उसके अलावा कुछ अपने मन से स्ट्रक्चर, सब आपको समझाकर जो फंक्शनल ग्रुप के अलावा होगा, फिर उसके बाद फंक्शनल ग्रुप स्टार्ट करेंगे। तो अब बात उठता है हमारे पास अल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन के रिगार्डिंग। तो देखो, हाँ, और एक और बात, अगर आपको इन सब चीज़ों का बेसिक नॉलेज नहीं है, एकदम पूरा और इससे भी ज़्यादा बेसिक पे जाना है, तो आप मेरे क्लास 10th के कार्बन एंड कंपाउंड में जो हमने नोमेनक्लेचर बताया है वो देख लोगे तो इसके और बेसिक तक आप चले जाओगे, वो भी समझ में आ जाएगी। कार्बन एंड कंपाउंड में भी हमने नोमेनक्लेचर समझाया, लेकिन वो क्लास 10th का है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा बेसिक जाना है तो जा सकते हो, बाद बाकी हमने 11th में भी लगभग सारी बेसिक चीज़ें समझा दी। अल्केन मतलब होता है कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यानी अल्केन जो होता है वो हमेशा हमारा सिंगल बॉन्ड के लिए एप्लीकेबल है। सिंगल बॉन्ड किसके किसके बीच में? कार्बन कार्बन के बीच में। उसी तरह अल्कीन होता है डबल बॉन्ड के लिए और अल्काइन होता है ट्रिपल बॉन्ड के लिए। ठीक है, अगर मान लो हमारे पास स्ट्रक्चर में कुछ भी गिवन है, जैसे अल्केन, कोई भी स्ट्रक्चर गिवन है, अगर उसमें हमें अल्केन के लिए क्या यूज करते थे? सफिक्स। तो इसके लिए जो हम प्राइमरी सफिक्स यूज करेंगे, प्राइमरी सफिक्स में ही आता था ना, देखो ना सब्स्टिट्यूएंट्स वाली पहला वीडियो के शुरुआत में, तो प्राइमरी सफिक्स जो इसके लिए यूज करेंगे वो लास्ट 3 लेटर, दैट इज एन। इसके लिए जो हम सफिक्स यूज करेंगे प्राइमरी, वो इन, और इसके लिए जो यूज करेंगे वो आइन। इसका जनरल फॉर्मूला कि कैसे पता चलेगा कि जो गिवन फार्मूला है वो हमारे पास अल्केन का है, सिंगल बॉन्ड का है या डबल बॉन्ड का। अब इसका मतलब ये नहीं कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इसको बोल दोगे कि अल्कीन है। इसका मतलब ये नहीं कि कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो बोल दोगे अल्काइन है, बिल्कुल नहीं। कार्बन कार्बन के बीच के ट्रिपल बॉन्ड और कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड की बात हो रही है, इन दोनों की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। सिर्फ
तो CnH2n प्लस 2 मतलब एक कार्बन, तो 3 2 1 जा 2 प्लस 2 4। अगर 2 कार्बन तो 2 2 जा 4 प्लस 2 6। अगर 3 कार्बन तो 3 2 जा 6 प्लस 2 8। ये जनरल फार्मूला। उसी तरह इसका जनरल फार्मूला CnH2n। इसमें एक बात याद रख लो, इस वाले में मेथ ग्रुप तो होगा, यानी एक कार्बन के लिए वैलिड है, लेकिन ये एक कार्बन के लिए वैलिड नहीं है। क्यों नहीं है वैलिड सर? एक कार्बन वाले कंपाउंड में क्या दिक्कत है? तो एक कार्बन के वाले कंपाउंड में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कहाँ लगाओगे? इसको कैसे सेटिस्फाई कर सकते हो? या तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दे दो, H दे दो, और इधर H दे दो, या चारों तरफ H दे दो। किसी भी तरह से अगर इसको सेटिस्फाई करोगे तो कार्बन तो नहीं आएगा ना, एक कार्बन में एक ही कार्बन रह जाएगा। और कहता है कार्बन कार्बन के बीच की बात हो रही है, यानी इसकी बॉन्डिंग को सेटिस्फाई करने के लिए 2 कार्बन की जरूरत है। यानी इसमें भी मेथ वाले कार्बन नहीं आएंगे, यानी एक कार्बन का नहीं होगा, और इसमें भी एक कार्बन का नहीं होगा। और ये बात समझ में, यानी एक कार्बन के लिए अल्कीन और अल्काइन सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। और उसी तरह इसमें फार्मूला लगाओगे तो 2 से स्टार्ट करोगे, CN 3 2 जा 4 2 2 जा 4 3 2 जा 6 4 2 जा 8 5 2 जा 10। ठीक है। और इसमें अगर आप करोगे तो CnH2n-2, यहाँ सब लिख रहे हैं, यहाँ सीधा बता दे रहे हैं, समझ जाओगे। इसका इन का मतलब प्राइमरी सफिक्स, जनरल फार्मूला है ये। अब यहाँ पर अगर एक कार्बन डालोगे, देखो इसको चेक भी कर सकते हो कि एक कार्बन में सेटिस्फाइड है या नहीं। एक कार्बन डालोगे तो 1 × 2 2 - 2 हाइड्रोजन 0 हो जाएगा, यानी अल्काइन के लिए नहीं है। यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो पा रहा था, लेकिन यहाँ सेटिस्फाइड भी कर दिया हमने। यहाँ भी सेटिस्फाइड होगा, देखो ना, एक कार्बन डालो हाइड्रोजन 2 बनाओ, तो एक कार्बन 2 हाइड्रोजन, ये स्ट्रक्चर सेटिस्फाइड है। कार्बन को 4 हाइड्रोजन चाहिए ना, तो सिर्फ यही सेटिस्फाइड करेगा मिथ, फिर एथ वाले में सब सेटिस्फाइड करेगा। तो 2 कार्बन डालेंगे तो 2 2 जा 4 - 2 2। 3 कार्बन डालेंगे तो 3 2 जा 6 - 2 4। 4 कार्बन डालेंगे 4 2 जा 8 - 2 6। अरे ये बात समझ में? तो ये हो गया इसका। अब जैसे मान लो 4 कार्बन वाले को अभी हमने क्या बताया, ब्यूट बोलते हैं। अब ये फार्मूला किसका है? डबल बॉन्ड का है, तो सफिक्स लग जाएगा इसके अंदर इन। मान लो इसमें 3 कार्बन वाले को क्या बोलते हैं? प्रॉप। इसमें कौन सा है? सिंगल बॉन्ड वाले है, और इसका सफिक्स क्या है? एन, तो इसमें लग जाएगा एन। अगर इसमें मान लो 4 कार्बन में बात करें तो ब्यूट। इस फार्मूला किस फार्मूला को सेटिस्फाई कर रहा है? ट्रिपल बॉन्ड वाले को। ट्रिपल बॉन्ड में सफिक्स क्या यूज करते हैं? आइन, तो ब्यूटाइन। बोलो बात समझ में आई? तो ये हमारी वीडियो हो गई आज के रिगार्डिंग पूरी बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ आईपेक नोमेनक्लेचर, नॉट पूरी एक्सेप्ट फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की इंट्रोडक्टरी वीडियो हम एक अलग से बनाएंगे। उसके बाद जैसे अब देखो, अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि हम इसके बाद सारे जहां तक हमने बताया है ना, ये 3-4 वीडियो लेकर या 2-3 वीडियो लेकर, जैसे कपअप होंगे एनसीईआरटी के क्वेश्चन वगैरह सब लेकर, यहां तक जितने भी पॉसिबल स्ट्रक्चर है और उसकी नेमिंग है वो समझा देंगे। जब ये पूरा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, आपके हमें लग जाएगा कि सेटिस्फैक्ट्री वीडियो है। अब हम इसमें सब चीज़ हमने समझा दिया कि अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, सब्स्टिट्यूएंट्स जितने भी है, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, सिंपल सब्स्टिट्यूएंट्स, बाईसाइक्लोएस्पायरो नहीं, वो अलग से एक छोटी सी वीडियो बनेगी 1 घंटे की या 53 मिनट की या 54 मिनट की, उसके अंदर सब हो जाएगा। बाईसाइक्लोएस्पायरो को सबसे लास्ट में बनाएंगे। क्यों? क्योंकि बाईसाइक्लोएस्पायरो के साथ हम फंक्शनल ग्रुप सबको ऐड कर करके समझाएंगे, यानी उसे एक अच्छे और बहुत ईजी है वो, बहुत ज़्यादा। ठीक, तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। तो यहाँ तक हम आपको सारी स्ट्रक्चर समझाएंगे, बताएंगे, फिर बताएंगे हम आपको। इसके बाद फंक्शनल ग्रुप की इंट्रोडक्टरी एक वीडियो बनाएंगे, जैसे इसकी बनाई है अभी हमने। उसके बाद उसके रिगार्डिंग स्ट्रक्चर, नेमिंग सारा समझाएंगे, जितने भी फंक्शनल ग्रुप होंगे। फिर साइक्लो, बाईसाइक्लो, और उसके बाद आपका आईपेक नेम कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम आपको शुरू करेंगे आइसोमेरिज्म। तो अगर आपको अच्छा लगा तो देखिए, अच्छे से मार्क्स लाइए। बाय, हैव ए नाइस डे।